बीजेपी ने इन 10 सालों में जितना सनातन धर्म को बदनाम किया है उतना कभी नहीं हुआ कि इंडिया अलायंस यूपी में कुछ बहुत अच्छा करने नहीं जा रहा है। कोई बेस वोट नहीं है इंडिया अलायंस के पास। प्रोटेक्शन, मुसलमानों को इस देश में प्रोटेक्शन की जरूरत है, माइनॉरिटी और दलित दोनों को प्रोटेक्शन की जरूरत है। अच्छा, हमें पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं, हमें प्रोटेक्टर की जरूरत है। जब जब बीएसपी गवर्नमेंट थी यूपी में, आप गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक एक भी मुस्लिम के साथ लिंचिंग हुई हो आप बता दीजिए। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी या श्री अखिलेश यादव जी, इन लोगों ने ओबीसी समाज में सिर्फ यादव को ही ओबीसी समझा। इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि आप हमेशा मजलूमों के साथ खड़े हो। ठीक है। मजलूम कौन था इस देश में आजादी के बाद? दलित समाज था। हम किसके साथ खड़े हुए? धर्म एक ऐसा नशा है अफीम से खतरनाक। अच्छा, कि डोज दी जाती है तो वोटर उसमें कंफ्यूज हो जाता है, वरना बीजेपी से हर आदमी परेशान है। आदाब, आप देख रहे हैं टाइम्स में। मेरे साथ मिर्जा अब्दुल महमूद बेग साहब हैं। मैं इस वक्त जसोला में उनके आवास पर हूँ। बेग साहब का ताल्लुक सुल्तानपुर से है। सुल्तानपुर में 25 साल से लगातार आप सियासी सरगर्मियां कर रहे हैं, सामाजिक सरगर्मियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत हो, देश की सियासत हो, खासतौर से सुल्तानपुर की सियासत, अमेठी की सियासत हो, अमेठी की सियासत हमेशा देश में चर्चा में रहती है। मेनका गांधी का परिवार वहाँ से हमेशा से आता है, तो इस हवाले से वो पूरा इलाका बहुत चर्चा में रहता है। 2024 में पिछले 10 साल से जो हुकूमत देश में चल रही है उसको बदलने के लिए एक बड़ा तबका जो अपोजिशन का है वो अपने अपने तौर पर कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनका अपना अनुभव रहा है 25 साल का, और उसमें इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है 2007 में विधानसभा का। इसके अलावा जो मैं इनका जो सबसे बड़ा जो तारुफ ये है कि 2019 में जो सीए आंदोलन शाहीन बाग से शुरू हुआ था, उसको बहुत सपोर्ट इनका रहा उस हवाले से। तो इस हवाले से इनकी सामाजिक सरगर्मियाँ भी रही हैं, सियासी एक्टिविज्म भी करते रहे हैं। तो मैं इनसे समझने की कोशिश करूंगा उत्तर प्रदेश की सियासत को, खासतौर से सुल्तानपुर की सियासत को, अमेठी की सियासत को, देश की सियासत को, पार्टियों की सियासत को। बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब। बेग साहब, मुझे बताइए कि जैसा कि मैंने कहा कि देश में 2024 में जो ख्वाब देख रहे हैं अपोजिशन के लोग, उसमें कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अपने अपने तौर पर लोग काम कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं जो इस वक्त इंडिया अलायंस है वो कहाँ खड़ा है, किस एंड पर खड़ा है तब्दीली की? मुझे देखिए, इंडिया के दूसरे स्टेट के बारे में तो कतई नॉलेज नहीं है। अब आजकल पॉलिटिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। पॉलिटिक्स को जितना लोग इजी समझते हैं उतना है नहीं। बिल्कुल। जो आदमी कभी राजनीति के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो सबसे ज्यादा वही नॉलेज रखने की बात करता है जी। और पूरी इंडिया के बारे में, इंडिया अलायंस के बारे में तो मैं कोई राय नहीं दे सकता। हाँ, यूपी में मैं बड़ा एक्टिव रहा जी, और मैं मुस्लिम लीग का जनरल सेक्रेटरी रहा उत्तर प्रदेश का। तो यूपी का कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहां हमारा मूवमेंट न रहा हो। जी। मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस यूपी में कुछ बहुत अच्छा करने नहीं जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो मुझे लगता है कि कोई कोई बेस वोट नहीं है इंडिया अलायंस के पास। अच्छा। सारे इंडिया अलायंस के एक से बड़े बड़े नेता सब छोड़ के जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, और वो एक साइन है इंडिया अलायंस अच्छा नहीं कर रहा है। और सिर्फ हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो अखिलेश यादव हो इंडिया अलायंस के, समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब मुस्लिम इशू उठाने से ही बच रहे हैं। जी। और सिर्फ इनके पास जो बेस वोट बैंक है वो सिर्फ मुसलमानों का है। उसके अलावा किसी का बेस वोट बैंक मुझे लग नहीं रहा है। तो बसपा के बारे में आपको क्या ख्याल है? बसपा के पास अपना वो बेस वोट बैंक है, लेकिन अगर उसके साथ एक अच्छी हेल्दी एसोसिएशन बनाते ये लोग तो हो सकता है कि बसपा का 20-22% दलित समाज का वोट है यूपी में, 20-22% मुस्लिम समाज का वोट है, तो 40-42% बेस वोट होता। तो जो फ्लोटिंग वोट है 8-10%, अगर वो प्लस होता तो इंडिया अलायंस 50% से ऊपर जा सकता था और बीजेपी 10 सीटों पे सिमट सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है अभी इनका। अच्छा, अब लोग बातें कर रहे हैं, हर पॉलिटिशियन तो अपनी पार्टी की बात करेगा। मोदी जी 400 सीटें जिता रहे हैं तो कोई 300 सीटें जिता रहा है, एक अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत अच्छा तो आप जैसा कि बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस के पास उत्तर प्रदेश में बेस वोट नहीं है, तो ये बेस वोट ना होने की वजह से जो नुकसान होने वाला है क्या होगा नुकसान? अब नुकसान यही होगा कि ओबीसी सारा जा चुका है। अखिलेश समाजवादी पार्टी ने जब जब गवर्नमेंट चलाई, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हों, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी,
या श्री अखिलेश यादव जी, इन लोगों ने ओबीसी समाज में सिर्फ यादव को ही ओबीसी समझा, बाकी अदर ओबीसी का इन्होंने कभी काम नहीं किया। आप पुलिस फोर्स में देख लीजिए, गवर्नमेंट विभाग में देख लीजिए, सारे यादव भरे हुए हैं। किसी भी पुलिस स्टेशन पे यूपी में चले जाइए, अगर 10 पुलिस स्टाफ है तो उसमें 1 या 2 यादव जरूर होगा, अदर ओबीसी नहीं होगा। मुसलमान तो 10 पुलिस स्टेशन में कहीं एक आध मिलेगा आपको। यादव की वोट परसेंटेज 7-8% है, मुसलमान 20-22% है। तो आप वोट लोगे, हिस्सा नहीं दोगे तो कोई कब तक वोट करेगा? और फिर सिर्फ मुस्लिम के बदौलत कब तक आप जीतते रहोगे? 2022 में एक तरफा मुसलमानों ने वोट दिया, क्या रिजल्ट रहा? यादवों ने भाजपा को वोट दिया जी, अदर ओबीसी सब बीजेपी में गई। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज कर पाएंगे। बसपा के पास अपना एक वोट बैंक है, और जिसको हमने देखा था कि 1993 में जब समाजवादी और बसपा एक साथ आए, तो 93 में जो बीजेपी का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, उसको उन्होंने पिछाड़ने में कामयाब रहे थे। कांशी राम जी उस वक्त जिंदा थे और उन्होंने मुलायम सिंह यादव से समझौता किया था। ये जो बना उसके बाद टूट गया, आगे चल करके हालात बिगड़ गए इनके दरमियान, और फिर बाद में जाकर 2019 में आकर के एक इनका गठबंधन हुआ, वो भी बात बहुत जल्दी टूट गया। नहीं, देखिए इसके पीछे कई बीएसपी के साथ कई घटनाएं हुई। मुझे एक बात याद आ रही है कि 2002 में बीएसपी गवर्नमेंट बनी, 1.5 साल बाद मुलायम सिंह ने बीएसपी के एमएलए तोड़े, इनके एमएलए तोड़ के फिर अपने साथ मिला के खुद गवर्नमेंट बनाई। फिर वो शायद 1.5 साल गवर्नमेंट चली, 2007 में इलेक्शन हो गया। इनका 1.5-2 साल बीएसपी गवर्नमेंट चली थी, फिर तोड़ा इन्होंने, और फिर मुलायम सिंह वो बने। उसमें अहमद हसन साहब अपने ही तरफ के थे जो मिनिस्टर थे। जी जी जी। और 2007 में फिर बीएसपी मेजॉरिटी में आई, 210 सीट के आसपास जीत के। तो आपके साथ कैसे कोई अलायंस करेगा? बीएसपी कैसे अलायंस करेगी? आप उसके एमएलए तोड़ लोगे। अभी मैं बताऊं, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जितने एमएलए बीएसपी के जीते थे, सब कांग्रेस ने अपने पास मिला लिए। आप उसी पार्टी के एमएलए भी मिला ले रहे हो, फिर चाह रहे हो कि वो पार्टी आपके साथ अलायंस करे। यही डर है जो बहन जी इन लोगों के साथ अलायंस नहीं कर रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के भी 10 पार्लियामेंट मेंबर हैं आज भी, अभी पिछले 5 साल रहे। अखिलेश यादव के पास 4-5 एमपी हैं, लेकिन आप वोट का परसेंटेज देखेंगे, समाजवादी से बहुत अच्छा वोट परसेंटेज है। समाजवादी से सिर्फ मुस्लिम वोट हटा दीजिए तो मुश्किल से 2-3% कांग्रेस के बराबर इनका वोट परसेंटेज आ जाएगा। अच्छा, 2 पार्टियां इस प्रदेश में, यूपी में समाजवादी पार्टी और देश में कांग्रेस पार्टी, इन्होंने हमेशा मुसलमानों को वोट लिया, काम किसी के नहीं किया। अखिलेश यादव सीएम है, अभी पीछे न जाएं आप, इनका 2017 में 2012 से 17 तक आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में लिंचिंग की शुरुआत इन्हीं की पीरियड में हुई। चाहे दादरी में 1 लाख का हो, मुजफ्फरनगर दंगा हो, डीएसपी जौलक साहब का मर्डर हो, जितने लिंचिंग की शुरुआत दंगे हुए सब अखिलेश के पीरियड में हुए, और कोई पनिश नहीं हुआ। जिसने, हम लोग तो गए थे दादरी इनके 1 लाख साहब के घर, जिसने इनका मर्डर किया था घर में घुस के, उसकी जेल में डेथ हो गई थी, नेचुरल डेथ थी, उसको 20 लाख रुपए दिया अखिलेश यादव ने। आप मुसलमान मारने वालों को सम्मानित करोगे, उसको शहीद बताओगे, वोट मुसलमानों को चाहिए। अभी आप आ जाइए आजम खान साहब के पास कि कुत्ता बिल्ली चोरी का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज है, उनकी वाइफ सांसद रहे, उनको शराब लूटने का मुकदमा दर्ज है उनके ऊपर। उसके बाद एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ समाजवादी का आजम खान की गिरफ्तारी के खिलाफ, उनके मुकदमा के खिलाफ। तो खाली वोट चाहिए। पिछली असेंबली इलेक्शन में 2022 में किसी दाढ़ी टोपी वाले को जो मुसलमान दिखता था, अखिलेश यादव मंच पे नहीं चलने देते थे, अलीगढ़ में उतार दिया एक आदमी को, और वोट चाहिए मुसलमानों का। अच्छा, दूसरी चीज मेरा यह मानना है कि हम लोग मुस्लिम्स हैं और इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि आप हमेशा मजलूमों के साथ खड़े हों। ठीक है। मजलूम कौन था इस देश में आजादी के बाद? दलित समाज था। हम किसके साथ खड़े हुए? नेहरू के साथ। किस समाज से आते थे? जिनकी बिरादरी ने उनको बेचारों को शूद्र बताया, छूत बताया। तो सबसे बड़ी चीज है कि मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि अपने आसपास दलित भाइयों की मदद करें और उनके दुख दर्द में शामिल हो, तभी कुछ हो सकता है। अच्छा, एक चीज ठीक है, बड़ी अहम बात आपने बताई कि ऐसा ही कॉम्बिनेशन अगर बने
तो तब्दीली और जिस तब्दीली की तवक्को की जा सकती है। लेकिन एक चीज जो जब सियासी मंजरनामे पर आकर देखा जाता है तो ऐसा दिखाई देता है कि जो मायावती जी हैं वो पूरे सीन में मुसलमानों के इश्यूज को लेकर के बहुत ज्यादा मुखर नहीं नजर आई। शायद इसी वजह से मुसलमान ये समझता है कि हमें समाजवादी के साथ ही रहने में भलाई है। मुझे जो लगता है कि ये ऐसा नहीं है जैसा जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी सारी बातें झूठ करते हैं, उनके पुरानी वीडियो नई वीडियो मैच कर लीजिए, अब फिर भी लोगों में एक मैसेज चला जाता है कि जो मंत्री जी कह रहे हैं मोदी जी वो सही है। उसी तरीके से ये बात भी लग रही है। जब जब बीएसपी गवर्नमेंट थी यूपी में, आप गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक एक भी मुस्लिम के साथ लिंचिंग हुई हो आप बता दीजिए। दलित तो छोड़ दीजिए, दलित के साथ तो कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता था जी। अभी बीजेपी गवर्नमेंट में दलितों की लिंचिंग शुरू है, मुसलमानों की लिंचिंग शुरू है। समाजवादी पार्टी में दलितों की लिंचिंग हुई, मुसलमानों की लिंचिंग हुई। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, हम 3 दिन रहे, सैकड़ों औरतों के साथ जिना हुआ था, उनका एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा था। मैंने अबू आसिम आजमी साहब को फोन किया, हमारे खास दोस्तों में से हैं, वो आए एयरपोर्ट, हम लोग गए, 3 दिन कांदला गेस्ट हाउस में रहे तो उनका एफआईआर दर्ज करवाया। तो ऐसा नहीं है कि बाबरी मस्जिद का फैसला आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 पार्ट में बांट दिया, एक निर्मोही अखाड़ा को, एक राम जन्मभूमि को और एक बाबरी मस्जिद को। किसी भी की हिम्मत नहीं हुई कि सड़क पर उतर जाए। मायावती सीएम थी। तो आपको प्रोटेक्शन, मुसलमानों को इस देश में प्रोटेक्शन की जरूरत है, माइनॉरिटी और दलित दोनों को प्रोटेक्शन की जरूरत है। अच्छा, हमें पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं, हमें प्रोटेक्टर की जरूरत है। हमें विकास से मतलब नहीं, हमें जान के लाले पड़े हैं, जान बचाने की जरूरत है। मेरे जान बचाने में मायावती आपको लगता है कि पूरा प्रोटेक्ट करती हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले मैं सुल्तानपुर में मैं शहर में था। हमारे सुल्तानपुर में जिस पार्लियामेंट सीट में 24-23% मुसलमान है, वहां एक मुसलमान की लिंचिंग हो गई और उसको मार दिया। 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहा, इंतकाल कर गया वो। बताइए आप। अच्छा, आपके जो लोकसभा पर हम आते हैं कि आपकी लोकसभा का क्या मतलब वो है, उसका पूरा रूप है, उसमें क्या गुंजाइश है, क्या कोई वहां से मुस्लिम उम्मीदवार? अब हमारे लोकसभा में तो 2014 में वरुण गांधी जीते हुए थे और जिन्होंने भी मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही खूब बोला, कटुओं को काट डालो, इनका हाथ काट लो, तमाम उल्टा सीधा बोला, उल्टा सीधे बयानात उनके हैं। वो 2014 में चूंकि बीजेपी के टिकट पे थे, वो जीते थे। अब उनकी माता जी हैं, सांसद हैं 2019 में। और अभी आगे भी अगर बीएसपी कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं देगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनको हरा पाएगा, वो रिपीट करेंगे। अच्छा, क्योंकि समाजवादी ने कोई ओबीसी, बीजेपी बीएसपी की बात आप करें, क्या ऐसा कि गणित बन सकता है कि वहां पर बीएसपी का कोई मजबूत उम्मीदवार देती है तो? हाँ, अगर बीएसपी कोई मजबूत कैंडिडेट उतारेगी तो मेनका गांधी के पता नहीं चलेगी कहां गई। एक तो बाहरी हैं और दूसरे उनके सुपुत्र ने इतना मुसलमानों के खिलाफ उल्टा सीधा बोला है, मुसलमानों को लामबंद होकर उनके खिलाफ वोट करना। इंडिया अलायंस में तो कोई वोट है ही नहीं, सिर्फ मुस्लिम ही है मुझे लगता है। अच्छा, तो कोई मजबूत प्रोफाइल का होता। अच्छा, एक चीज ठीक है, आपकी बात, आप बार बार ये बता रहे हैं कि समाजवादी और कांग्रेस के पास अपना वोट बैंक ही नहीं है, उनका अपना मुसलमानों के वोट बैंक पर अपना डिपेंड, माइनॉरिटी वोट पे चल रहा है। इस वक्त जो बड़ी जरूरत है देश की, कि देश पिछले 10 साल से परेशान है, आम लोग परेशान हैं और इस परेशानी से निजात चाहते हैं। एक बड़ा तबका जिसमें इंडिया अलायंस बना है, जिसकी वजह से इंडिया अलायंस बना, और भी लोग हैं, तो अब निजात मिलेगी। उन्होंने तो इसका पूरा फार्मूला डिजाइन किया कि सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो हम लड़ेंगे मिल करके तो जीत जाएंगे, ऐसा हम हराने में बीजेपी को कामयाब होंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो फार्मूला है ये आपको कामयाब होता दिखता है? देखो, मुझे लगता है कि साउथ में तो हो सकता है, क्योंकि साउथ में कम्युनलिज्म इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है। और जितनी काउ बेल्ट है इसमें तो पॉसिबल नहीं है। इसमें इंडिया अलायंस के पास कोई वोट नहीं है। अगर इंडिया देखिए, बहुत सारे, जैसे बीजेपी के पास 25 से 28% बेस वोट है, उसकी काउंटिंग शुरू होती है। अगर जो फ्लोटिंग वोट है 10-15%, 18% वो लेती है तो जीतती है। कांग्रेस के पास 0 बेस वोट बैंक है। 60 साल इन्होंने रूल किया, दलित तो मुसलमान एक तरफा वोट देते रहे और उन्हीं का काम नहीं किया। आप चूंकि चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो चुनाव लड़ना, उसमें कई चीजों की जरूरत होती है।
पैसे की भी जरूरत होती है और एक तरह से पूरे स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत होती है, अफराद की जरूरत होती है जो आपको फीड बिल्कुल, करें। जो वोटर है वो किस तरह से वोट करता है? आपने तो उसको बहुत करीब से देखा होगा। मुझे जो लगता है कि इंडिया का जो वोटर है वो बहुत सोच समझ के वोट करता है, और वो धर्म एक ऐसा नशा है, धार्मिक एक ऐसा नशा है कि अफीम से खतरनाक। अच्छा। अगर उस नशे की डोज दी जाती है तो वोटर उसमें कंफ्यूज हो जाता है। वरना बीजेपी से हर आदमी परेशान है, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, सब परेशान है। क्या देख पा रहे हैं अभी से जो सिचुएशन, अभी तो बहरहाल 2 महीने का वक्त है, जब इलेक्शन शुरू होगा तो सिचुएशन बदलती रहती है। 2-3 मरहले जब गुजर जाते हैं तब हालात और बदल जाते हैं, जैसा हवा होती है। लेकिन फिर भी एक पॉलिटिशियन होने के नाते आप लोग देख रहे होंगे, डिस्कशन कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पार्टियों से आपके ताल्लुक भी होंगे, तो उनके यहाँ क्या चल रहा है, आपके यहाँ क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, इन तमाम ऑब्जर्वेशन के साथ आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्या कोई तब्दीली? मुझे तो लगता है कि जो जितने भी, चाहे इंडिया अलायंस हो और चाहे यूपी आप ले लीजिए, यूपी में 80 सीटें आती हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, इनको कैंपेनिंग में देखिए, आप किसी को अगर वो धर्म के जरिए लोगों को मिसगाइड कर रहा है, गुमराह कर रहा है, तो आप जो वो जवाब उसको उसी के जरिए दे सकते हैं। और ये सच्चाई है कि बीजेपी ने इन 10 सालों में जितना सनातन धर्म को बदनाम किया है उतना कभी नहीं हुआ। अच्छा, राहुल गांधी पर हम आते हैं। राहुल गांधी तो अपनी सख्त मेहनत कर रहे हैं, जिसे लोग रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं। नहीं, उस मेहनत से लोग वोट नहीं देंगे ना। शीला दीक्षित ने दिल्ली में कितना काम किया, लोगों ने वोट दिया। तो लोग कैसे वोट देते हैं फिर? लोग, अब मैं बता रहा हूं, बीजेपी का जो सेंटर पॉइंट है लोगों को गुमराह करने का, वो धर्म का नशा लोगों में फैलाते हैं, उसी के नाम पे वोट लेते हैं। ये राहुल गांधी को या अखिलेश यादव को या किसी को जाके बताना चाहिए कि हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू सभ्यता को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई बात ही नहीं करते, तो कैसे लोग वोट देंगे? इतनी समझ पब्लिक में नहीं होती, रोजमर्रा की जरूरत में पब्लिक उलझी रहती है, उसको जो बार बार दिखाया जाता है उसी पे वो चल देती है। परेशान सभी हैं बीजेपी से। बिल्कुल परेशान सभी हैं, और इसी परेशानी से निकलने के लिए अपने अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अब देखना यह है कि 2024 का जो इलेक्शन का जो नतीजा आएगा, क्या तब्दीली लेकर के आता है। परेशान, जैसा कि आपने कहा कि परेशान सब हैं, और इस परेशानी से निकलने के लिए अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। 1993 में भी इस तरह की तब्दीली आई है, सन 2004 में तब्दीली आई थी, 77 में तब्दीली आई थी। पार्टियां हारी हैं, बड़े बड़े गठबंधन हारे हैं, तो इसलिए उम्मीद पर दुनिया कायम है। जो लोग इंडिया अलायंस के लोग हों, समाजवादी के लोग हों, बसपा के लोग हों, जो लोग भी हों, अगर वो समझदारी के साथ लड़ेंगे तो मेरा ख्याल है कि कोई तब्दीली जरूर